नमस्कार, यूएस स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। बाजार में आज हफ्ते की जो शुरुआत हुई है, कल चूंकि छुट्टी थी, तब तक शुरुआत आज हो रही है, लेकिन एक सीमित दायरे वाला ट्रेड आज भी हम देखने को हमें मिल रहा है। पिछले पूरे हफ्ते रेंज में निफ्टी ने बिताया, हालांकि 19,800 के स्तर को पकड़ के रखा, उसके इर्द गिर्द ही कारोबार होता हुआ दिखा, क्लोजिंग उसके आसपास दिखी। दरअसल बाजार की नजर है बड़े इवेंट्स पर। 3 दिसंबर को आएंगे 5 में चुनाव के नतीजे, उसके बाद 13 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी, तो बाजार उसके पहले थोड़े से हम देख रहे हैं कि एक सतर्क यहां पर एक माहौल लगातार बना हुआ है। हालांकि आज कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर पूरे फ्लेवर में हैं। हम देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज 6% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर, और इसके अलावा जो भी अडानी ग्रुप के शेयर हैं, जितने भी शेयर हैं 9-10 की संख्या में, सारे के सारे आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर आप ओएमसी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर भी तेजी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में हमें तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स में कुछ कुछ तेजी है, क्योंकि जिस तरह से त्योहारों की बिक्री के आंकड़े आए हैं फाडा की तरफ से, और अब ऑटो नंबर पर इस महीने की नजर होगी, तो हम देख रहे हैं कि ऑटो में एक्शन बना हुआ है और टाटा मोटर करीब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी है 19,800 के ऊपर, हल्की सी तेजी। निफ्टी बैंक हम देखने को उतार चढ़ाव वहां पर है। शुरुआत जहां से हुई वहां से हालांकि नीचे है, लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी रिकवरी वहां पर भी है। 43,800 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए। बहुत ही क्रूशियल हफ्ता इलेक्शंस के नतीजों से पहले, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे चुनावों के, और उसके बाद सोमवार को उसका असर दिखेगा बाजार पर। तो बाजार में आपकी हम रणनीति बनाएंगे, और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े, उनको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जैन है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुरुआत कुणाल आपसे करना चाहेंगे। 19,800 मतलब ये वो लेवल है जिसको बिल्कुल निफ्टी ने पकड़ के रखा हुआ। पिछले अगर हम 4 सत्र को देखेंगे, आज को अगर छोड़ भी दें, तो उसी के इर्द गिर्द ही क्लोजिंग हमने देखी है। कुणाल, यहां से आप निफ्टी के लिए क्या चाल देख रहे हैं, और अगर हम प्योर टेक्निकल आधार पर पूछें तो यहां से बड़ी तेजी कब होगी, और इंट्राडे के लिए आप क्या ट्रेड सुझाएंगे? अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने बहुत ही अच्छी रुझान देखी है, बट करीब 15 नवंबर से लेके अब तक एक पॉजिटिव रुझान बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली ओपन हो रहा है। और इनफैक्ट जिस तरह आपने बताया, 19,950 का जो लेवल है स्पॉट निफ्टी में, वो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। रीजन बीइंग 21 सितंबर जब हमने एक गैप डाउन देखा था, उस दिन का हाई था 19,950 और 19,850 माफ करिएगा, और इनफैक्ट 17-18 अक्टूबर में भी हमने यही लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखा था। सो निफ्टी को अगर ये लेवल निकालना होगा तो शायद एक बड़ा एक गैप अप करना पड़ेगा, तब जाके 19,850 का जो बैरियर है वो एक निकलेगा। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हम डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम देख पाएंगे, और शायद 20,100 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी, ये एक साइडवेज कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स बन चुका है फॉर टाइम बिंग। अगर 6-7 दिनों की बात करें तो 43,850 का जो एक रेजिस्टेंस है, उसी को रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर 43,850 के ऊपर निकलता है तो शायद हमें 44,400 टू 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो ये 2 लेवल जो हमने सजाए हैं, आई थिंक उसी को ध्यान में रख के ट्रेडर अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग इंडेक्स को ट्रेड करना अवॉइड करिए, दैट वुड बी लॉजिकल। एक रुझान शुरू हो जाए फिर हम डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति इंडेक्स पर आती हुई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अरविंद राय हैं झांसी यूपी से। अरविंद जी नमस्कार, पूछें क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। सर मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 400 शेयर हैं सर। 500 शेयर हैं 43 के भाव में। ठीक है, तो सर इसमें आगे बने रहना चाहिए या फिर? ठीक है, चलिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आपको बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी बताइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? 43 रुपए की खरीद है, इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक। नमस्कार प्रशांत जी, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक उत्तम श्रेणी का बैंक है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। जो एनपीएस है वो काफी कंट्रोल में है, और जो बैंक की मैनेजमेंट है काफी कॉन्फिडेंट है कि डबल डिजिट अच्छी बुक को बढ़ाने के लिए रेशियो सारे के सारे अच्छे हैं। वैल्यूएशन भी यहाँ पर अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, 1 या 2 साल के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी आपने इन्वेस्टमेंट की है। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं।
ये है सलाह बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, और खरीद के समय ही आपने ये राय ले ली, ये अच्छा किया आपने, और आपको तुरंत इस पर सजेशन भी मिल गया सौरभ जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें आया है समीर जी का, और इन्होंने वोडा आइडिया लिया हुआ है, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स, 10 रुपए के नीचे की खरीद है इनकी, 5000 शेयर्स इन्होंने लिया है 7 रुपए के भाव पर, और मुनाफे में है 13 रुपए 50 पैसे के करीब वोडा आइडिया इस वक्त ट्रेड भी कर रहा है, तो मुनाफे में भी है क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी है, तो करीब 32,000 का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। कुणाल क्या करे वोडा आइडिया में? पूजा, जिस तरह आपने बताया ट्रेडर फेवरेट काउंटर है, हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी कि इस काउंटर में फॉर टाइम बीइंग एक रुझान तो बहुत अच्छी बनी हुई है। इनफैक्ट हम एक्सट्रीम लो लेवल की बात करें तो 6 रुपए से ये काउंटर क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाया जा रहा है। आज के सत्र में इसने जो एक्सट्रीम बॉटम बनाई है वही इसका अच्छा सा सपोर्ट है, और वो है 13 रुपए का। सो हम राउंड ऑफ लेवल पे रखते हैं, 13 रुपए का सपोर्ट है। इस सपोर्ट से डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं। अगर ये काउंटर 14 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसका प्री डिफाइंड जो एक टारगेट है, जो प्रीवियस हाई था 16 रुपए का, वो डेफिनेटली आ सकता है। सो फॉर टाइम बिंग बने रहें, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 13 रुपए का। अगर काउंटर 13 के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, शायद और 50 पैसे नीचे हमें बाइंग करने मिल सकते। ठीक है, वोडा आइडिया एक बढ़िया रफ्तार दिख रही है शेयर में, और हमारे तमाम एक्सपर्ट के रडार पर भी ये शेयर आ रहा है, और फंडामेंटल एक्सपर्ट दिलचस्प ये है कि वो भी इस पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपनी बाई की। रायपुर चलेंगे, रायपुर से रंजीत हमारे साथ हैं। रंजीत गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास सर 1000 शेयर है ISMT के जी, और 1000 शेयर है सर वो BCL कोई और शेयर रंजीत? और एक और शेयर है सर वो वेस्कॉन इंजीनियरिंग का भी सर 1000 शेयर है। सारे आपने हजार क्यों लिए रंजीत जी, कोई खास वजह? वो फिगर ठीक रहता सर करके, याद भी रहता है कि कितने लिए थे करके। हाँ, ये बढ़िया, मैं भी यही सोच रहा था कि अच्छा याद रहता है कि कितने पड़े हैं, 1000। ठीक है, मल्टीपल में आपने बिल तो 6 महीने ये अच्छी स्टडी है, मतलब इसको बस मेरी है कि मेरे ने कौतूहल था मेरे मन में, तो मैंने उसका निवारण कर लिया। खैर, आपके सभी शेयरों पर अब जवाब लेंगे। ISMT से शुरुआत करेंगे सौरभ जी, और इनकी जो खरीद का जो भाव है वह 100 रुपये, और इसके आसपास ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो हम ये, अच्छा रंजीत बताएंगे आपकी खरीद कब की है, हाल फिलहाल आपने ये? रंजीत जी? हाँ जी, हाल फिलहाल की सर ये खरीद। ठीक है, हाल फिलहाल खरीद है, रिव्यू करना चाह रहे हैं। सौरभ जी, 100 रुपए की बाइंग है, 97 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये साल सही गुजरा है ISMT के निवेशकों के लिए। अगर पिछले महीने भर में भी देखेंगे तो ठीक ठाक ये शेयर चल के ऊपर आया है, थोड़े से ऊंचाई पर जरूर लिया है, लेकिन यहां से आप किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं शेयर में? अगर आप नंबर्स देखेंगे ISMT के तो काफी अच्छे आ रहे हैं। ये वाले तिमाही में भी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ देखने को मिला था। स्टील क्षेत्र ऐसे भी ठीक लग रहा है क्योंकि स्टील के दाम, कमोडिटी प्राइसेस में भी उछाल आ रहा है, और एक्टिविटी भी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी भारत में काफी अच्छी हो रही है। शेयर आई थिंक 2-4-5 साल के हाई पे चल रहा है, और जो नंबर्स देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी, बस क्योंकि कमोडिटी है तो वॉलेटिलिटी काफी होती है। अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, जो ड्यू भी है, तो हो सकता है गिर जाए, लेकिन आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह है। ISMT के शेयर में, BCL इंडस्ट्रीज के शेयर हैं 56 रुपए के भाव पर, और बिल्कुल इनके भाव पर ही शेयर चल रहा है। इसमें भी निवेशित रहने की सलाह होगी सौरभ जी, या फिर कोई और व्यू है आपका? मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, कवरेज में नहीं है अभिषेक जी। ठीक है, कवरेज बनी है BCL इंडस्ट्रीज। हालांकि अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से देखें, अगर इसको वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर अगर हम तोलेंगे तो शेयर मतलब फेयरली प्राइस्ड ही लग रहा है फिलहाल तो, लेकिन टेक्निकल जरा इसका चेक कर लेते हैं। क्या राय होगी आपकी तरफ से कुणाल शेयर को लेकर, क्योंकि हमने इसको 28-29 रुपए से चलते हुए 60 रुपए के आसपास के भाव देखे, और उसी भाव के आसपास फिलहाल टिकने की कोशिश कर रहा है ये। अभिषेक, अगर मैंने काउंटर सही से सुना था तो ये वास्कॉन इंजीनियरिंग की बात चल रही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? BCL इंडस्ट्रीज के बारे में पहले बताइए, उसके बाद वास्कॉन पर आएंगे आपके पास।
ओके सो सिर्फ वेंसकॉन की पहले एक बात कर लेते हैं बिकॉज ये चार्ट मेरी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ ओपन है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड में ये काउंटर चल रहा है। इनफैक्ट करीब एक महीने से ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है जो एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है और इसीलिए इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 82 के ऊपर आई थिंक इस काउंटर में 95 टू 96 तक के भी लेवल्स खुल सकते हैं। सो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन वास्कॉन इंजीनियरिंग एज ऑफ नाउ। और दूसरा काउंटर आपने फिर से आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप रिपीट करिएगा प्लीज। तो ये राय आपको आपके स्टॉक्स पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते आगे। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं वो इंद्रवतन हैं सूरत गुजरात से। इंद्रवतन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग, पूछें क्या जानना चाहते हैं आप? इंद्रवतन जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। इनका सवाल केपीआई ग्रीन एनर्जी पे है। 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 895 के भाव पे यहाँ पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। बहुत ही शानदार स्तर पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है और जबरदस्त मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। सौरभ जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी क्या आगे रणनीति बनानी चाहिए? वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगा लगता है, तकरीबन 22-23 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। हालांकि मार्केट को ऐसा लगता है कि पोटेंशियल बहुत है कंपनी के जो आगे बिजनेस को लेके, इसीलिए जो वैल्यूएशन है वो कहीं जो आगे 3-4-5 साल की अर्निंग्स को आज ही डिस्काउंट कर रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें जो मुनाफा हो रहा है इसमें से कुछ प्रतिशत इन्हें बुक कर लेना चाहिए। शेयर तेजी में है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते हुए चले, तो सलाह मेरी यही रहेगी। रणनीति स्टॉक में बनाने की सलाह सौरभ जी की तरफ से आती हुई। बहरहाल फेसबुक पर भी सवाल आ रहे हैं। दीप कुशवाहा जी का सवाल है और इन्होंने लिया हुआ है गुजरात इंडिया पावर। एक बार ये स्टॉक देख लेते हैं। इन्होंने इनकी जो खरीद है वो 100 शेयर्स इन्होंने 158 पर लिया हुआ है। सौरभ जी क्या आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को? गुजरात इंडिया पावर स्पेस की कंपनी है, 158 पर है। वैसे तो ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है बट थोड़े ऊपरी स्तर पे जो जितना हम चार्ट देख पा रहे हैं थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया और हाल फिलहाल की खरीद इनकी लग रही है। यहाँ से और कितनी तेजी आप देख रहे हैं अगर आप बता पाएं स्टॉक के बारे में तो? पूजा जी, वैसे तो ये स्पेस बहुत अच्छा लगता है यूटिलिटीज का। अगर आप देखें तो इस साल इन सब स्टॉक्स ने, चाहे वो एनटीपीसी हो, एनएचपीसी, टोरेंट पावर, सीईएससी, सभी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा किया है। जीआईपीसीएल मैं समझता हूँ थोड़ी छोटी कंपनी है, कंपनी के उतने जो विस्तार के लक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा कैपेक्स की प्लानिंग नहीं है, लिमिटेड इनकी कैपेसिटी है जहां तक मुझे याद है। वैल्यूएशन के भाव से आपने जैसे बोला कि थोड़ा महंगा ले लिया है, मुझे लगता है कि रिन्यूएबल क्षेत्र में एनएचपीसी में अभी ज्यादा पोटेंशियल लगता है। अगर आप चाहें आपके रेट के आसपास ही है तो यहाँ से निकल के आप एनएचपीसी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्पेस अच्छा लगता है। ठीक है ये स्पेस ठीक लग रहा है, लेकिन बेहतर शेयर आपको मिल जाए तो और अच्छा है। वो शेयर है एनएचपीसी का। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप के जरिया है लोकेश जी का, और लोकेश जी के पास है एसबीआई के शेयर 300, भाव 130। कमाल है, अभी तो भाव 600 रुपए के आसपास चल रहा है। हालांकि ये 600 तब है जब थोड़ा सा ऊपरी लेवल से नीचे आए हैं। 625 के आसपास इसके प्राइसेस चले गए थे। 562 रुपए के आसपास के प्राइस अभी फिलहाल एसबीआई के हैं। सौरभ जी आप ही व्यू दीजिए। वैसे तो इस पर व्यू एक ये दिया जा सकता है कि ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट अगर आ गई है और प्रॉफिट अगर आपका 3 गुना से ज्यादा अगर हो गया है तो आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन आप बताइए, क्या 130 वाला इनका अभी 630 तक तो गया था, अगर होल्ड करके रखेंगे और बड़े टारगेट्स, कहां तक जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, ये स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं कि आपके वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स होते हैं। आप जितना लंबे समय रखेंगे आपके मुनाफे बढ़ते जाएंगे, और एसबीआई भी उसी श्रेणी में आता है। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। इस साल पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा किया। हालांकि छोटे मझौले बैंकों ने पीएसयू क्षेत्र में काफी अच्छा किया। बड़ा बैंक जैसे एसबीआई है उतना नहीं चला, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पेस में काफी दम है। अगले 1-2 साल 3 साल भी अगर आप ये स्टॉक रखते हैं, मैं बोलूंगा 630 नहीं बल्कि 700, 750, 800 के भाव भी आपको 3 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप पहले से ही ये लंबा इसको होल्ड कर रहे हैं और लंबा चलाइए, आपके मुनाफे और बढ़ते रहेंगे। आपके स्टॉक पर राय। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शन का चैंपियन।
और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखें, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से ओवरऑल थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो फ्रॉम बैंकिंग स्पेस एक बंधन बैंक के काउंटर देखें आप, तो काफी अच्छा करेक्शन आ गया है। एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास, दैट इज 205 210 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है और इसमें एक बाई ट्रेड बनता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 210 की जो कॉल है वो बाय करें इन द रेंज ऑफ 4.5 से 5 के बीच में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 3.1 का रहेगा, टारगेट इसमें 8.25 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, दैट इज अराउंड 4.7 थाउजेंड, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 तक है। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन की रणनीति बंधन बैंक पे तमाम अहम लेवल्स आपको सुझाती हुई स्नेहा जी। चलिए बढ़ते आगे। मनोज शर्मा हमारे अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम तक का सवाल पहुंचाया, उसके पहले हमारा रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने। IRFC के 2000 शेयर इनके पास हैं। 84 रुपए के भाव पे इन्होंने IRFC का शेयर लिया हुआ है। कुणाल, क्या करना चाहिए? 84 रुपए की खरीद IRFC में, 2000 शेयरों की संख्या, थोड़ा सा नुकसान। हमने इस काउंटर में बहुत ही, इनफैक्ट रेलवे सभी काउंटर्स में हमने बहुत ही अच्छी रुझान देखी थी। इसमें से IRFC ने भी बहुत ही अच्छी रैली दिखाई। इनफैक्ट 25 रुपीज वाला काउंटर ऊपर जाके 90 तक के लेवल्स बता रहा है और अब जाके कंसोलिडेशन में आया। सितंबर से लेके अब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है और इसका जो सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे वो 71 के लेवल का है। सो फॉर टाइमिंग आई थिंक बने रह सकते हैं इस काउंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे व्यूअर्स को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जब मोमेंटम पिकअप होता है तो एक रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रख के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, सो दैट आपकी लंबी अवधि के लिए कैपिटल ब्लॉक ना हो जाए। फॉर टाइम बिंग इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 71 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो एग्जिट कर दीजिए, और अगर इस काउंटर में मोमेंटम फिर से शुरू होती है तो 105 से 108 तक के लक्ष्य भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये है सलाह IRFC पर 105 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए आप इस स्टॉक में। अगला सवाल इंस्टाग्राम पर आया है। NBCC पर सवाल है शशांक शर्मा जी का। 500 शेयर्स इन्होंने, माफ कीजिएगा लोकेश जी का सवाल आया है, शशांक शर्मा जी का ही सवाल है। NBCC पर इन्होंने 500 शेयर्स लिए हुए हैं 68 के भाव पर। स्टॉक इस वक्त 66 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज 3% ऊपर है, लेकिन इनकी खरीदारी से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। काफ़ी समय बाद हमने स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखी थी, बट ऊपरी स्तरों से 70-74 के पास हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक करेक्शन भी आ रहा है लगातार स्टॉक में। सौरभ जी क्या करें? NBCC में हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, इनके जो भाव है उसके पास ही स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? मुझे जी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट स्पेस बहुत अच्छा लगता है। NBCC की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, काम काफी अच्छा कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखें तो मार्जिन, बहुत कम मार्जिन पे ये काम करती है कंपनी, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो तकरीबन 6 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा जूस बचा हुआ है। हालांकि मोमेंटम अच्छा है, हो सकता है स्टॉक और चल जाए, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से और नंबर्स के लिहाज से कुछ बहुत अच्छा विकल्प नहीं लगता। मेरी सलाह यहाँ ये रहेगी कि आप यहाँ से निकल जाए और करेक्शन पे स्टॉक्स जैसे कि DLF, शोभा, प्रेस्टीज, आप उसमें थोड़ा सा हिस्सा लीजिए, लेकिन वहां पर भी जब मार्केट में करेक्शन। NBCC पर व्यू ये है कि ये शेयर निचले स्तर से काफ़ी चला है। सरकारी कंपनी है, हालांकि ऑर्डर बुक वगैरह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से निकल के रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा, DLF जैसे जो स्टॉक हैं जो कि चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। हालांकि वहाँ पर अभी भी बेहतर मौके आपको मिल सकते हैं। 15 साल की ऊंचाई पर रियल एस्टेट इंडेक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपको बेहतर मौके बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक को जोड़ेंगे। दिल्ली से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं और क्या सलाह चाहिए? एनर्जी है मेरे पास, 2 शेयर है जितेंद्र। हाँ जी, ये दोनों शेयरों पे मेरे को ये सलाह चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनको रख सकता हूँ। हेलो, शेयर का नाम बताएंगे जितेंद्र जी आप? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स। हेलो, कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, कल्याण ज्वेलर। दूसरा
दूसरा सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी और कल्याण ज्वेलर्स। हाँ जी, सुजलॉन बढ़िया एनर्जी है। की खरीद है 5 रुपए 50 पैसे। 5 रुपए 50 पैसे। हाँ जी। पहले तो जितेंद्र आपके ना जो धैर्य है ना उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे लोगों का ना पेशेंस एग्जॉस्ट हो गया था कि सुजलॉन चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, लेकिन आपने 5.5 की भी होल्डिंग को आपने कायम रखा और बहुत ही अमेजिंग भाव पर हम कहेंगे कि आपने उसमें एंट्री ली है। तो बहुत बधाई आपको। प्रॉफिट तो आपको देखिए अच्छा खासा हो रहा है, 1,38,000 रुपए का प्रॉफिट सुजलॉन कमा के दे रहा है। मतलब ऐसा स्टॉक जिससे कमाई की उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी, उससे आप कमाई कर रहे हैं। तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, इस पर व्यू लेंगे, उसके बाद हम कल्याण की भी बातचीत करेंगे। सौरभ जी, सुजलॉन 10 रुपए से नीचे का स्टॉक और चलते 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 अब ये 40 रुपए के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करें यहां पर जितेंद्र? प्रॉफिट टेकिंग कर लें? 4,000 शेयर है तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि 2,000 या 3,000 शेयर बेच के अपने प्रॉफिट पहले बिल्कुल सुरक्षित कर लें उसको और बाकी 1,000 या 1,500 शेयर होल्ड रखें? समझता हूँ कि बाजार इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देख रहा है। कंपनी का डेट कम हो गया है, शायद ये टेक ओवर कैंडिडेट के रूप में भी कंपनी को देखा जा रहा है। पिछले दिनों कुछ इनके अप्रूवल्स भी आए जहां पर इनकी क्षमता है जो प्रोडक्ट बनाने की। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बाजार इनके टर्न अराउंड पे बिलीव कर रहा है और इसीलिए स्टॉक री रेट हो गया है। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, मैं समझता हूँ 30% इनको 1/3 हिस्सा तो जरूर बुक कर लेना चाहिए और बाकी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हर लेग में जब आपको लगे कि थोड़ा मुनाफा और बढ़ गया है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा बेचते हुए चले। एक क्विक आपसे राय चाहेंगे सौरभ जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है, एक ब्रेक भी हमें लेना है। कल्याण ज्वेलर्स पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर भी 4 गुना हो गया है। इसमें निवेशित रहें क्योंकि इसमें भी हमने अच्छी तेजी देखी है लोअर लेवल से। देखिए, अगर आप नंबर्स की बात करेंगे, ऑपरेशन तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। कंपनी स्टोर एडिशन भी कर रही है, वहाँ से भी मुनाफ़ा आ रहा है और एक्जिस्टिंग स्टोर्स में भी कंपनी की जो कमाई है, वो बढ़ती जा रही है। ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज़्ड रिटेलर्स हैं, वो मार्केट में अपनी साख बढ़ा रहे हैं, अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, जिससे कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है। ये स्पेस अगर आप देखेंगे, टाइटन, कल्याण, सेंको सभी कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छा किया। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल होल्ड करें क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज़ से थोड़ा स्टॉक तो महँगा हो गया है, बट अगर आपकी पुरानी खरीद है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर भी ये व्यू तो बहुत ही शानदार लेवल पर आपकी एंट्री है और कह सकते हैं कि मल्टी बैगर कम से कम आपके लिए ये शेयर जरूर साबित हुए जितेंद्र। तो जो सलाह आपको बताई गई है, सौरभ जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, उसको आप फॉलो कीजिए और बाजार में आप कुछ चाहें तो निवेशित रह सकते हैं इसमें। गो फर्स्ट की नीलामी के लिए आज बैठक हो सकती है, जिसके लिए इस हफ्ते वोटिंग शुरू होगी और 15 दिसंबर तक चलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं क्या है आपके पास जानकारी? जी हाँ, गो फर्स्ट लेंडर्स बहुत ही जल्द वोटिंग करने वाले हैं लिक्विडेशन पर अप्रूवल देने के लिए। यहाँ पर लेंडर्स के पास चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि जो सोल बिडर था जिंदल पावर, वहाँ पर जो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट नहीं किया गया, सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था। लेकिन चूंकि जब ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट किया तो वहाँ पर ये पाया गया कि जिंदल पावर ने फाइनली डिसाइड किया कि वो गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए कोई भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं करेगा। अब लेंडर्स के पास चॉइस ये है कि या तो वो फिर से एक बार फिर से रेजोल्यूशन प्रक्रिया को शुरू करें या फिर वो लिक्विडेशन की तरफ जाएं। हमें जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो वोटिंग है वो लिक्विडेशन पर होने वाली है और यहाँ पर सभी लेंडर्स अपने अपने बोर्ड से जाके अप्रूवल लेंगे कि आखिर लिक्विडेशन वाले जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है कि नहीं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 15 दिन में कंप्लीट हो सकती है, यानी कि दिसंबर 15 तक शायद हमें पता चल जाए कि लेंडर्स गो फर्स्ट के एसेट्स को लिक्विडेट करने वाले हैं कि नहीं। जो प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ पर एनसीएलटी में एक अर्जी देनी होगी जो अप्रूवल लेने के बाद, और उसके बाद फाइनली एनसीएलटी की मोहर लगती है कि किसी भी कंपनी को लिक्विडेशन में जाना है कि नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो है 11,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज का निपटारा करने की। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड क्रेडिटर्स हैं जो कि कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस ले पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए ज़रा एविएशन सेक्टर पर भी एक नज़रिया ले लेते हैं।
कुणाल, जरा बताइए एविएशन सेक्टर में क्या आपका नजरिया बन रहा है, यहाँ क्या पसंद आ रहा है आपको? कुणाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सुन पा रहा हूँ, बताइए प्लीज। जी जी, एविएशन सेक्टर में आपको क्या पसंद आ रहा है? सी मुझे यहाँ पे एक काउंटर जो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, और वो है फॉर्मेशन वाइज, वो है स्पाइस जेट। अगर हम साइडवेज कंसोलिडेशन की बात करें तो एक कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बन रहे हैं। काउंटर का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 45 46 लेवल्स का। इनफैक्ट आज ये 44 45 पे ही ट्रेड कर रहा है, बट कंसोलिडेशन साइडवेज विद कर्व फॉर्मेशन। सो हमारे व्यूअर्स को एडवाइस होगी कि इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। सपोर्ट लेवल जो बन रहा है चार्ट पे वो है 40 लेवल्स का। सो 45 से लेके 40 के बीच में अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 का मेंटेन करें। लंबी अवधि के लिए शायद इसका टारगेट हमें 65 टू 70 तक का देखने मिल सकता है। ठीक है, स्पाइस जेट को लेकर ये भी अगला सवाल लेंगे ट्विटर से, जो कि भेजा है हमें राहुल ने, और इनके पास है डीएलएफ की 200 शेयर 610 रुपए के भाव पर। और अभी अभी डिस्कशन जब हो रहा था तो सौरभ जी ने डीएलएफ पर भी अपना ओपिनियन दिया था और कहा था कि ये बेहतर है, एनबीसीसी से निकल के रहे आप स्विच कर जाइए। सौरभ जी, डीएलएफ अब चूंकि प्रॉपर्टी वाले जो स्टॉक्स हैं इतने ज़्यादा वो हीटअप हो चुके हैं, क्योंकि अब 15 साल की ऊंचाई पर रियल एस्टेट का इंडेक्स चल रहा है, लगातार अच्छे आंकड़े आए, और आंकड़ों के बाद हमने ये भी देखा कि जो नतीजे आए वो भी बहुत दमदार जारी किए कंपनी से। तो 600 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हैं, इनके भाव के आसपास ही ये शेयर थोड़ा सा ऊपर है। यहां से अगर मान लीजिए साल भर अगर होल्ड करें, साल भर अगर दें शेयर को, तो कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए इससे? जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कंपनी के प्लान है, जैसे कंपनी बोल रही है कि सेकंड हाफ में उनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, दिल्ली, गुड़गाँव और गोवा में। उसके अलावा अगले फाइनेंशियल ईयर में वो बॉम्बे जैसी मार्केट में, बैंगलोर जैसी मार्केट में भी जाने वाले हैं। तो कंपनी के जो प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एंड कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है नए सेल्स को बुक करने के लिए। ओवरऑल आप देखेंगे कि इंडिया में जो लग्जरी हाउसिंग की सेगमेंट है, जो डिमांड है, वो बहुत ही अनअबेटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हालाँकि जो मिडल हाउस इनकम की ग्रुप की डिमांड है, या लोअर क्लास के जो फ्लैट्स की डिमांड है, वो थोड़ी कम है। कंपनी का जो फोर्टे है वो है प्रीमियम हाउसिंग में, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कंपनी के लॉन्च प्लान्स हैं और जिस तरह से बुकिंग्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल 1-2 साल के लिए क्या, मतलब थोड़ा-सा लंबे समय के लिए जो ओवरऑल आउटलुक बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ अगर आपने यहाँ पर ₹600, हालाँकि थोड़ा ऊँचे रेटों पे लिया है क्योंकि करेक्शंस कुछ आए ही नहीं है बाजार में, खासकर रियल एस्टेट शेयर में। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर 1-2 साल अगर आप रखते हैं तो यहाँ से 25 से 30% का आपको गेन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो डीएलएफ पर ये राय आती हुई सौरभ जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। संजय हैं हमारे अगले दर्शक, और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अवांटेल के इनके पास 140 शेयर हैं, 357 के भाव पे इन्होंने ये शेयर परचेज किया है, और इस वक्त इनके भाव से आधे से भी नीचे जा चुका है ये स्टॉक, और नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। कुणाल, अवांटेल क्या करना चाहिए? अगर हम रिसेंटली फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में हमने बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रुझान इनफैक्ट देखी है। एक्सट्रीम लो लेवल से काउंटर अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, बट बिकॉज हमारे व्यूअर का बहुत ही पुराना बाइंग है, आई थिंक फॉर टाइम बिंग सी एक्सट्रीम लो लेवल्स पे है उनके कंपैरिजन से। सो फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं, और अगर ये काउंटर थोड़ा सा डिक्लाइन में आता है तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें बाइंग भी की जा सकती है। जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो है 95 टू 100 के लेवल्स। अगर वहीं कहीं मिल जाता है तो डेफिनेटली एवरेज आउट करिए। आई थिंक इसमें जो बनी हुई रुझान है ये हमें शायद अच्छा खासा मुनाफा भी प्रेजेंट लेवल से दे जा सकती है। ठीक है, एवेंटेल को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल आ रहे हैं उस पर रियल एस्टेट स्टॉक्स को लेकर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। और अगला जो सवाल है वो है मनीष गुप्ता का, कानपुर से। इन्होंने व्हाट्सएप किया है, और इनके पास है डीबी रियल्टी के 200 शेयर 102 रुपये के भाव पर, और मुंजाल ऑटो के शेयर हैं 70 के भाव पर 1100 शेयर। डीबी रियल्टी 100 रुपये वाला जो उनका शेयर है 102 वाला, वो हो गया 208 का। स्वाभाविक है, लाजमी है कि लोग रिव्यू करना चाह रहे हैं कि अच्छा शेयर में अब क्या होगा, क्योंकि बहुत तेज दौड़ लगा चुके हैं। सौरभ जी, डीबी रियल्टी निवेशित रहे या फिर पैसे डबल हो गए हैं? विद इन स्पेस कोई बेहतर विकल्प है, डीएलएफ में स्विच कर लें? देखिए, मुझे लगता है कि डीबी रियल्टी, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद इस कंपनी में कहीं न कहीं एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू भी कुछ रहा है।
स्टॉक पिछली साइकिल में काफी पिटा था शायद इस वजह से। ओवरऑल मुझे लगता है रियल एस्टेट साइकिल चलने की वजह से सारे ही स्टॉक चल गए हैं। हालाँकि हमारा मानना तो ये है कि जो दिग्गज कंपनी है जैसे कि प्रेस्टीज एस्टेट, लोडा डेवलपर्स, मैक्रोटेक जिसे बोलते हैं, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इस तरह की कंपनीज में अगर आप रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आप ऑलरेडी रकम अपनी डबल कर चुके हैं। मुझे लगता है कि निकल जाना ही मुनासिब है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, मैक्रोटेक, डीबी रियल्टी, सेल, मैक्रोटेक बाय, ये रणनीति भी आपके लिए है। डीबी रियल्टी में आप पैसे ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं, उसकी भलाई स्वीकार कीजिए, लेकिन एक बेहतर विकल्प आपके लिए है। मुंजाल ऑटो, हमने देखा कि ऑटो में जो एंसिलरी स्टॉक्स रहे हैं उसका जो प्रदर्शन रहा है वो मुख्य ऑटो कंपनी से मुकाबले बेहतर रहा है। और अगर हम मुंजाल ऑटो की बात करें तो ये शेयर फिलहाल 77 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज कमजोरी है, लेकिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करके इसने दिया नहीं है। बाकी अगर स्टॉक्स हम देखेंगे तो वहां पर अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं महीने भर में। हालांकि ये शेयर भी चला है और मान के चलते हैं कि ये इनकी हाल फिलहाल की खरीद होगी। 47% 48% के आसपास के रिटर्न है मुंजाल ऑटो में एक महीने के अंदर। इस पर आप कुणाल राय दीजिए, मुंजाल ऑटो के स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रहे हैं? रफ्तार में है, लेकिन रफ्तार में कब तक रहेगा, क्या संकेत हैं? अभिषेक, अगर 2018 से लेके अब तक के बड़े लंबे फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में कहीं ना कहीं हमें एक मैसिव सा कर्व फॉर्मेशन देखने मिला है। काउंटर 88 के लेवल से करीब 28 के लेवल पे आया था और वहीं से रिवर्स होके फिर से वही लेवल पे पहुंच रहा है। सो ही इज जस्ट, जिस तरह से इसमें रुझान बनी हुई है, आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया होगा तो इन 90 to 95 तक के लक्ष्य भी हमें इसमें देखने मिल सकते हैं, बट वो लेवल पे हम थोड़ा कॉशियस होंगे बिकॉज वो प्रीवियस हाई है और टेक्निकल्स में हम प्रीवियस हाई को एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो डेफिनेटली फॉर टाइम बिंग बने रहे और 90 to 95 तक के लेवल्स पे ध्यान रखें। तो यहाँ पर मुंजाल ऑटो में 90-95 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन 90-95 का जो स्तर है वहां पर एक बार फिर रिव्यू करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लता कर्णावत हैं भोपाल से और इनका सवाल रूट मोबाइल पे है। रूट मोबाइल के इनके पास 50 शेयर हैं, 2232 रुपये, 2232 रुपये के भाव पे इन्होंने लिया है। नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। सौरभ जी, रूट मोबाइल क्या करना चाहिए? 2200 के ऊपर की खरीद है। देखिए, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है। कंपनी का भी जो रेवेन्यू और जो बॉटम लाइन है वो छोटा है। हालांकि अपेक्षा बाजार को बहुत है कि कंपनी काफी अच्छा करेगी। अब मेरी समझ से आप ये वाले क्वार्टर के नतीजे देख लें। अगर यहाँ पर क्वार्टर में नतीजे बाजार के हिसाब से थोड़े बेहतर नहीं आते हैं तो आप निकलने की चेष्टा करें। ठीक है, रूट मोबाइल को लेकर ये व्यू। कंपनी में हिस्सेदारी भी बेची गई थी, प्रमोटर चेंज होता हुआ दिख रहा है और हालांकि जो प्रमोटर इनके थे एग्जिस्टिंग, उनकी स्टेक बनी रहेगी इस कंपनी में। लेकिन कर्नाटका बैंक को लेकर अगला सवाल हमारे पास है और ये सवाल हमें भेजा है मधु ने। 550 शेयर हैं 242 रुपये के भाव पर, लेकिन इनके भाव से ये शेयर है नीचे। और हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल जो छोटे साइज वाले बैंक थे वहां पर थोड़ी रौनक थी, लेकिन कर्नाटक बैंक एक अपवाद साबित हुआ है। हालांकि 257 रुपये पर यह शेयर गया था, वहां से इसमें हमने रिवर्सल देखा है। इसी साल में अगर मार्च की बात करें तो 125 रुपये, 130 रुपये के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से ये शेयर चलना शुरू हुआ मई के शुरुआत में और उसके बाद हमने देखा कि बेहतरीन एक तेजी इसमें दिखी थी। कर्नाटका बैंक, इनको नुकसान हो रहा है मधु जी को। सौरभ जी, क्या सलाह होगी आपकी? नुकसान की भरपाई यही शेयर कराएगा या फिर किसी और शेयर में स्विच कर लें तो बेहतर होगा? देखिए, हालांकि कर्नाटका बैंक हमारी बाय करने की राय नहीं है, पर अगर आप नंबर देखेंगे तो नंबर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। एनपीए कंट्रोल में है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओके चल रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी ठीक ठाक की जो गाइडेंस दे रहा है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से शायद थोड़ा नीचे आ गया। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस ठीक लगता है। मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। हो सकता मतलब शेयर ऊपर आ जाएगा और इनके भाव आराम से आ जाएंगे। फिलहाल बने रहेंगे। तो ये आपको राय कर्नाटका बैंक पे। राजेंद्र हैं और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बजाज हिंदुस्तान के इनके पास 1000 शेयर हैं और 15 रुपये 56 पैसे पे इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली है। यहाँ की इनके भाव से काफ़ी ऊपर स्टॉक, डबल से ऊपर स्टॉक। और क्या करना चाहिए, चलिए कुणाल से समझते हैं। कुणाल, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, क्या आपकी राय बनेगी?
सी डेफिनेटली पूरे शुगर सेक्टर में जिस तरह से मोमेंटम चला था, ये काउंटर ने भी अच्छी सी रुझान बताई थी। इनफैक्ट अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम बरकरार है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो ये काउंटर ने करीब 1 महीने तक 31 के लेवल्स को होल्ड करके रखा है। सो 31 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं, और अगर ये काउंटर 34 के ऊपर निकलता है तो करीब करीब 42 तक के लेवल्स भी हमें इस काउंटर में आगे जाके देखने मिल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग डेफिनेटली बने रहे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 31 पे लगा के इस पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, बजाज हिंदुस्तान को लेकर ये व्यू आशु ने पंचकुला से हमें व्हाट्सएप किया है और इनके पास जो शेयर है वो है CDSL का। CDSL डिपॉजिटरी कंपनी, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इनके पास जो डीमेट अकाउंट की जो संख्या है वो पार कर गई है 10 करोड़ को, और शेयर में हमने रफ्तार भी देखा है। और CDSL के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाकी भी जो प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं वहां पर रौनक है। आप MCX को देखिए, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। BSE में तेजी है, अच्छी खासी लगातार बनी हुई है। हमने IEX के शेयर में भी तेजी देखी है। इनके पास 1155 रुपए वाला शेयर है और 1800 रुपए के ऊपर के भाव हैं। सौरभ जी, एक बढ़िया रैली तमाम प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में, और याद आ गई हमें 2021 में जो रैली हुई थी, और यही टाइम फ्रेम भी था 2021 में। 2022 थोड़ा सा करेक्शन वाला, सुस्ती वाला, साइडवेज वाला ईयर रहा, लेकिन इस साल फिर से शानदार वापसी। कहां तक आपको अभी जाता हुआ शेयर लग रहा है? निवेशित रहे या फिर चूंकि अब भाव इनके 1.5 गुने हो गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बेहतर रहेगा? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग करना काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि 11-1200 रुपए की खरीद है, 1800 रुपए भाव चल रहा है, वैल्यूएशन के लिहाज से 15 गुना बुक टाइम पे चल रहा है, काफी समय बाद अपने वापस प्रीवियस हाई को काटने के ऊपर आया है। अगर नंबर्स की बात करेंगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर इतनी ग्रोथ नहीं है जो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। कहीं ना कहीं बाजार में एक फ्रॉथ है, जिसका जो एक ये स्वरूप है, जो हमें CDSL के रूप में भी बाजार में दिख रहा है और बहुत सारे काउंटर्स में दिख रहा है। वैल्यूएशन काफी एंटाइसिंग हो चुके हैं, काफी एनरिच हो चुके हैं, तो मतलब महंगे हो गए हैं। तो मेरी समझ से प्रॉफिट टेकिंग करना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि 40 से 50% आप प्रॉफिट ले लें और बाकी के साथ थोड़ा कंटिन्यू करें। और आपको एक बेहतर राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। कल्पेश हैं अहमदाबाद गुजरात से, और ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड के 3000 शेयर इनके पास हैं, 108 के भाव पे लिया हुआ इन्होंने। इनके भाव से फिलहाल स्टॉक नीचे। चलिए कुणाल, बताएं क्या करना चाहिए साधना केमिकल में? काउंटर में कोई रुझान ही नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन से लिस्टिंग हुआ है ये काउंटर मोर और लेस नीचे जाके फिर से ऊपर आके अब साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है। इस काउंटर में जितना जल्दी बने ये इस काउंटर से निकल जाइए। रीजन ओनली बीइंग देयर इज नो मोमेंटम, ईदर इट हैज टू बी अ डाउन ट्रेंड और एन अप ट्रेंड। ये साइडवेज कंसोलिडेशन वाला काउंटर है, इसमें से निकल जाइए। आई थिंक एक बाउंस मिलेगा शायद 100 रुपए तक। 100 रुपए के लेवल पे इस काउंटर से निकल जाने की सलाह। यहाँ पर आपको एक खास रणनीति सुझाते हुए कुणाल जी। देखने की दायरे में कारोबार हो रहा है, और अगर हम पिछले 45 मिनट की बात करें तो बाजार के स्तर में आपको कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 19,800 के ऊपर कायम है। निफ्टी बैंक में 50 अंकों की तेजी है। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो लीडर बने हुए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो तेजी है वो और बढ़ गई है। अडानी एंटरप्राइजेज में 10% का जोरदार उछाल है। अडानी पोर्ट के शेयर में 5.5% के आसपास की तेजी है। तो एकमात्र बदलाव आपको यही दिखेगा इंडेक्स के लेवल पर। और बढ़ने वाले जो शेयरों की संख्या है वो गिरने वाले शेयरों के मुकाबले ज़्यादा है। 1250 पौने 1300 शेयर हैं हरे निशान में NSE पर, और उसके मुकाबले 950 शेयर हैं लाल निशान में। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे, और इनका सवाल आया है ट्विटर के जरिए। कल्पेश ने भेजा हमें अहमदाबाद से। साधना नाइट्रोजन केम, साधना नाइट्रोजन, अच्छा ठीक है, 3000 शेयर हैं 108 रुपए के भाव पर, और इसका भाव हम चेक करेंगे। फिलहाल आई थिंक इनके भाव के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा होगा साधना नाइट्रो केम का। प्राइसेस अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 90 रुपए के आसपास का भाव है साधना नाइट्रो केम का, और शेयर में हमने कोई खास मूवमेंट देखा नहीं है। पिछले महीने भर से थोड़ा सा नीचे ही आया है ये शेयर ट्रेड करके। सौरभ जी, क्या करना चाहिए साधना नाइट्रो केम? अगर हम केमिकल स्पेस की बात करें तो हमने देखा है कि केपेक्स के दम पर बहुत सारे शेयर खूब चले हैं। ये छोटी कंपनी है, क्या सही है इसमें बने रहना या फिर एग्जिट कर लें इससे? अभी जी कहना मुश्किल होगा। एक केमिकल की कंपनी है, कवरेज में नहीं है, हालांकि जो मार्केट कैप तकरीबन आई गेस 2000 करोड़ की है। थोड़ा सा इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, मतलब
इस पर हम टेक्निकल ले लेते हैं। वैसे शेयर को देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें बने रहना चाहिए, थोड़ा सा गिरावट वाले फेज में ही चल रहा है। कुणाल, सही होगा ये, निकल जाए इससे? जी अभिषेक, हमने जस्ट नाउ साधना नाइट्रोकेम की बात की। इनफैक्ट ये काउंटर में जिस तरह आपने बताया कोई मोमेंटम ही नहीं है। इनफैक्ट ट्रेंड भी अगर आप देखिए तो एक बड़ा सा लोअर स्पाइक आया, पॉजिटिव स्पाइक आके साइडवेज चला गया है काउंटर। तो आई थिंक एक उछाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो करीब करीब 100 रुपए तक के लेवल का होगा शायद। वहां पे डेफिनेटली इसमें एग्जिट कर लीजिए और एक मोमेंटम, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम की वेट करिए, फिर ही इसे री अप्रोच करना लॉजिकल बनेगा। ठीक है, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। वो हमारे साथ फेसबुक के जरिए उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। नवेद हैं भोपाल से और इनके पास न्यूरेका के 100 शेयर हैं। 760 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल नुकसान झेलते हुए। कुणाल, न्यूरेका में क्या करना चाहिए? अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस काउंटर में फिर से हमें कोई खास बड़ी सी फॉर्मेशन देखने नहीं मिली। इनफैक्ट जनवरी 2023 से लेके अब तक ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में रह चुका है। करीब करीब 5 से 6 बार इस काउंटर ने 400 के लेवल क्रॉस करने की कोशिश की है, बट अब तक नाकामयाब है। नियर टू सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है, बट मोमेंटम इस काउंटर में डेफिनेटली मिसिंग है। सो फॉर टाइम बिंग डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 345 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये काउंटर अगले समय में, आने वाले समय में इनफैक्ट 400 के ऊपर निकलता है तो इसमें बहुत ही अच्छी नई डायरेक्शनल मूवमेंट शुरू हो सकती है, तब रीविजिट करने की सलाह बनेगी। बट फॉर टाइमिंग 340 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहे। ठीक है, न्यूरेका को लेकर ये व्यू। मेडिकल डिवाइस वाली जो कंपनीज है वहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक्शन बन रहा है। मोरपन लैब्स को हमने पिछले हफ्ते चलते हुए देखा है। न्यूरेका में आज हम तेजी देख रहे हैं, हालांकि भाव है 360 रुपए का। इंस्टाग्राम के जरिए अगला सवाल लेंगे और ये सवाल है इंदौर से प्रशांत का। अडानी सॉल्यूशन 140 शेयर हैं 770 रुपए के भाव पर, और आज हम ये देख रहे हैं कि मतलब कमाल की तेजी अडानी ग्रुप के शेयरों में दिख रही है। अडानी एंटरप्राइजेज जैसा शेयर जो कि इतना मूव हम नहीं देखते हैं, वो भी 10% ऊपर है। और अगर हम नवंबर की बात करें तो अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का हमने उछाल देखा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत की भी खबर है अडानी ग्रुप को लेकर, और उसके चलते हम शेयर में ये तेजी देख रहे हैं। सौरभ जी, आपका क्या ओपिनियन है इन स्टॉक्स को लेकर? एक लेग की हमने तेजी तो देखी है, मतलब कि मार्च से जो तेजी शुरू हुई, उसके बाद GQG के इन्वेस्टमेंट आते गए कंपनीज में, कुछ पड़े, हमने देखा कि पी इन्वेस्टर्स भी कंपनी में एंटर लिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ, शेयर चले। क्या यहां से भी और तेजी भी बाकी है? आपको क्या लग रहा है अभी? देखिए, बात करें तो अभिषेक जी, सारे स्टॉक्स अदानी के पहले भी बहुत साल, पिछले साल चले थे। उसके बाद जनवरी में जब खबर आई तो बहुत पिटे। ये स्टॉक भी तकरीबन 4,000 रुपए बिका हुआ है और नीचे में आप देखिए कितना नीचे फिर स्टॉक आया, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे थे। देखिए, स्टॉक हमारी बाइंग लिस्ट में तो नहीं है, बट क्योंकि तेजी बनी हुई है और ग्रुप पे बाजार ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स भी दाव खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा होल्ड करें, देखें क्वार्टरली मूवमेंट कैसे आते हैं। पिछले क्वार्टर के नतीजे तो बेहतर थे, तो मुझे लगता है कि आगे भी नतीजे बेहतर ही आएंगे, क्योंकि अभी वैल्यूएशन फ्रॉथ उतना नहीं है। काफी वैल्यूएशन अभी नीचे बैठ गया है। स्टॉक 4,000 से तकरीबन 850 रुपए ट्रेड कर रहा है, तो आप बने रह सकते हैं। तो यहाँ बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। दिनेश हैं सूरत गुजरात से, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। पॉलीप्लेक्स के इनके पास 50 शेयर हैं, 1330 के भाव पे इन्होंने पॉलीप्लेक्स का शेयर खरीदा है। फिलहाल नुकसान इनको होता हो। कुणाल जी, पॉलीप्लेक्स पे जरा राय दीजिए। इस काउंटर में अप्रैल 2022 से लेके अब तक एक डाउन ट्रेंडिंग बना हुआ है। काउंटर करीब करीब 2800 से लुढ़क कर 1,000 रुपए तक आ चुका है और अभी भी कहीं भी पॉजिटिव रुझान नहीं दिख रही है। इनफैक्ट कहीं सपोर्ट भी होल्ड नहीं कर रहा है। आई थिंक इस काउंटर में जितना जल्दी हो सके उतना निकल जा सकते हैं। एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो है करीब 1070 1080 तक के लेवल का। वहां पे जैसे आता है काउंटर में से डेफिनेटली एग्जिट कर दीजिए और रीविजिट करिएगा अगर ये काउंटर अपने एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से शुरू करे। ठीक है, पॉलीप्लेक्स को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों की बातचीत करेंगे। पुणे से ट्विटर के जरिए सवाल आया है संतोष कुमार का SJVN को लेकर।
1000 शेयर हैं 61 रुपये 45 पैसे के भाव पर। SJVN हो या फिर पावर की आप तमाम कंपनीज उठा के देख लीजिए, ट्रांसमिशन वाली, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, पावर यूटिलिटी, एंसिलरी, सारे के सारे शेयर चले हैं। पावर फाइनेंसर्स भी चले हैं। SJVN 83 रुपये का भाव है, 61 की खरीद है, यानी कि इनके भाव से तकरीबन 30% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। SJVN सौरभ जी सही शेयर है अभी ये, और ये ऊपर जाएगा, निवेशित रहें? देखिए, लंबे समय में अभिषेक जी पोटेंशियल बहुत अच्छा लगता है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें पिछले 4-5 महीने में कंपनी ने बहुत सारे करार किए हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इनकी कैपेसिटी बहुत ही अच्छे बढ़ने वाली है और जो जो ये कैपेसिटी पे काम कर रहे थे वो ऑपरेशनल हो जाएगी अगले 1-2 साल में। रिन्यूएबल क्षेत्र की क्लीन एनर्जी की कंपनी है। वैल्यूएशन अभी अभी थोड़ा-सा दिखता है, थोड़ा-सा ज़्यादा चल गया है, हो सकता है करेक्शन भी आ जाए। लेकिन अगर लंबे समय का आपका नज़रिया तो बिल्कुल बने रहें। अगर आपने छोटी अवधि के लिए लिया है तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आ सकती है। तो आप तकरीबन आधा 40-50% आप बुक कर सकते हैं और करेक्शन पे दोबारा खरीद सकते हैं। स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो SJVN पर ये व्यू। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सौरभ जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल प्रशांत को और मुझे दीजिए इजाज़त। एक